सिंह और अब सीधे वॉशिंगटन डीसी से देख रहे हैं हल्ला बोल। दो चीजें बहुत अहम इस समय भारत के लिहाज से चल रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा है, जो स्टेट विजिट है उनका, और दूसरा विपक्ष की जो एकजुटता भारत में दिखी। अब दोनों का विश्लेषण अलग अलग प्रकार से हो सकता है, लेकिन उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ इस समय चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM, और मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो बाइडेन ने उनको लेकर कही। यहाँ पर सेनेट में जो सेनेटर्स थे, जब US कांग्रेस का वो एड्रेस हुआ, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक तरफ बराक ओबामा की तरफ से भी एक इंटरव्यू दिया गया, जिसकी एक विशेष टिप्पणी को लेकर आप लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि इस समय उन सारी चीजों को आंकने की आवश्यकता है, या जैसा प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया इस बात का? गौरव जी। श्वेता जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज हर भारतीय का जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है। गौरवान्वित है हर भारतीय इसलिए क्योंकि ये जो तारीफ हो रही है, ये जो 14 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, 75 बार तालियों से गूंजा है जो कांग्रेस का भवन था, वो केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो हर भारतीय का सम्मान है। और हमें एक बात समझनी होगी, भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जो जनता है 135 करोड़, उसने नरेंद्र मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री चुना है। उसका अपमान नहीं करना चाहिए कि ये आकलन कोई और ताकत भी करेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा है मोदी जी के लिए, यह महत्व रखता है। महत्व यह रखता है कि वहां पे जितने कानून बनाते हैं, जिनको लॉ मेकर्स कहते हैं, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा है, किस तरह से उनके सम्मान में तालियां बजाई हैं, ऑटोग्राफ लेने गए हैं, ये बात है। और ये नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है श्वेता जी, कि हमने देखा किस तरह से पूरे विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं। भारत आज हिस्सा नहीं लेता है, भारत आज नेतृत्व देता है। कल जब सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, एक भारतीय होने के नाते मुझे भी ये गर्व हुआ किस तरह से जो अहम विश्व पटल पर मुद्दे हैं, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे वो डेमोक्रेसी की जो रेलेवेंस है, जो ताकत है, उसको उजागर करना हो, चाहे IA जिस तरह से उन्होंने कहा इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया, ये उसी तरह से है, चाहे विस्तारवादी जो देश है उनको करारा जवाब देना हो, ये सारे वो मुद्दे थे जो हर भारतीय चाहता है विश्व पटल पर उठे। और जिस तरह से अमेरिका ने भी हमारा साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर वो ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ये हर भारतीय की जीत है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे मोदी जी बोलते रहे, पूरा विश्व उन्हें सुनता रहा। यहां पे कुछ विपक्षी दल हैं जो छाती पीटते रहे, जो दर्द बयां करते रहे, जो सुलगते रहे, जो झुलसते रहे, उनका आप कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जैसा कहा डेमोक्रेसी इज इन द DNA ऑफ एवरी इंडियन। लेकिन कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जिनके DNA में इमरजेंसी है, डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है, ठीक है गौरव जी, हम सबकी एक एक बार राय ले लेते हैं इस पे। आलोक शर्मा जी, क्या एक बयान का एक हिस्सा इतना भारी हो गया प्रधानमंत्री के उस पूरे दौरे पर, जहां पर हम पूरे देश के लिए भी सम्मान देख रहे हैं? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है श्वेता जी कि किसी ने नहीं कहा कि वो एक बयान इंपॉर्टेंट हो गया। बीजेपी ही इसको बयान को इंपॉर्टेंट बना के शायद कह रही हो। हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को सम्मान मिलता है, बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि अगर जो भी वहां पर FDI के जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं वो भी हुए हैं, देश को अगर फायदा होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब सुलगने और झुलसने से ही शुरू कर लेते हैं। अरे भाई, मणिपुर सुलग और झुलस रहा है, उसकी भी चिंता कर लीजिए आप लोग। केवल विपक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। टेलीप्रॉम्प्टर वाले को सस्पेंड कराइए, क्या वो इन्वेस्ट कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्या हो गया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात अगर होगी और मणिपुर जलेगा, हमारे यहाँ पर किसानों की हालत खराब होगी, तो हम सवाल उठाएंगे।
इससे पहले भी तमाम प्रधानमंत्री गए हैं, उनका भी स्वागत हुआ है, लेकिन पहली बार हुआ है कि एक बहुत बड़ी संख्या में सांसदों ने बायकॉट किया है। क्या ये सच है कि नहीं, बीजेपी बताए। विदेश मंत्रालय क्लेरिफाई करे कि बहुत से सांसदों ने क्या ये लिखकर दिया है कि मोदी साहब से जो बाइडेन ये सवाल पूछें। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि वहां की तमाम सड़कों के ऊपर मोदी जी के लिए विरोध प्रदर्शन हुए हैं? क्या ये सच है कि वहां पर ट्रकों के ऊपर इस तरह के स्लोगन्स चले हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं है? क्या ये सच है कि संजीव भट्ट की बेटी ने वहां पर बाहर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध किया है? क्या ये सच है कि एक इंटरव्यू तो छोड़ दीजिए, वहां के अखबारों में मोदी जी के बारे में कल 9वें पेज पर छपा था? क्या ये सच है कि 2 सवालों के बाद मोदी जी की बैटरी डाउन हो गई और 2 के बाद तीसरा सवाल नहीं ले पाए? क्या ये सच है कि मोदी जी सवालों से भागते हैं? क्या ये सच है कि कल सब पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? वहां पर अब ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करेंगे, और यहां पर आप अपनी संसद में लोगों को बोलने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से 2 सवाल आए, पहला सवाल डेमोक्रेसी के ऊपर आया, डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं कास्ट और क्रीड के बेस पर, ये पूरा विश्व जानता है। दूसरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर सवाल लिया। मोदी साहब, दिल्ली देश की राजधानी है, विश्व के 10 पॉल्यूटेड सिटीज में शामिल हो गई आपके आने के बाद। महीनों महीनों स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपने अंदर देखें, झांक कर, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। आप केवल भाषण दें, अच्छा इवेंट करें, वो अच्छी बात है। मोदी साहब और बीजेपी ये जवाब दे के जो न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 हुई थी, उसको कंटिन्यू क्यों किया, जो अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील थी जिसका बीजेपी ने संसद में विरोध किया था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देश के लिए अगर कोई चीज अच्छी होती है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। ठीक है, नहीं गौरव जी आपके पास आऊंगी मैं, पहले एक एक करके सबकी प्रतिक्रिया आ जानी जरूरी है। हालांकि आलोक जी, मैं 2 बातों का आपका, चूंकि मैं यहाँ पर ग्राउंड पे हूँ तो मैं आपको 2 चीजों का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। बसेस, हाँ आप सही कह रहे हैं, बसेस, लेकिन मैंने दोनों पक्षों को देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की होर्डिंग्स की भी बसेस यहाँ पर चल रही थी, और कुछ विरोधी, और वो जो विरोध की बात आप कर रहे हैं ना, देश विरोध की श्रेणी में मैं उसे रखूंगी, इसलिए रखूंगी क्योंकि जब मनमोहन सिंह यहाँ पर आए थे न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशंस में उस दौरान एक कार्यक्रम भी हुआ था, मनमोहन सिंह के लिए भी ना उस समय ऐसे ही लेकर आते थे। वो सरकार विरोधी नहीं होता है, वो देश विरोधी होता है, उसको हम छोड़ दें। बाकी सब आपके सवाल वाजिब हैं और मुझे लगता है कि गौरव जी को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सेक्रेटरी MEA के। विवेक काटजू जी, एक सवाल जो आलोक जी ने उठाया, जिसमें जब ज्वाइंट सेशन था उसके बहिष्कार की बात की, उन लोगों की बात की, उन सेनेटर्स की बात की जो कि नहीं आए प्रधानमंत्री को वहां पर सुनने के लिए, क्या यह सामान्य है? क्योंकि दोनों देश लोकतंत्र हैं, अमेरिका में भी जो लोग नहीं इत्तेफाक रखते हैं वो नहीं आ सकते, इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? भारत के देश और अमेरिका के देश और इसके जरिए हमारे आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो संसद में कार्यक्रम हुआ वो भी इसी कार्य में। विवेक जी, आपकी आवाज ठीक से हमारे तक नहीं पहुंच रही है, हम आपका ऑडियो अभी ठीक करवाते हैं। वारिस पठान जी, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बहुत कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में टिप्पणियां की गई हैं। आलोक जी ने कहा कि केवल उस बयान के उस हिस्से से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है, उन्होंने एक फहरिस्त गिना दी है अलग अलग डील्स को लेकर भी, भारत को क्या फायदा होगा, वो बहुत सारी चीजें। लेकिन चूंकि आपकी पार्टी का स्टैंड केवल माइनॉरिटी के हिसाब से उठाया हुआ एक सवाल है, इसीलिए मैं आपसे विस्तार से समझना चाहती हूं कि क्या वाकई इन सारी जो बराक ओबामा की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसे आप इस पूरे दौरे पर हावी मान रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री वहां गए, वहां पर सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल जवाब में दिया, डेमोक्रेसी की बात की, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात की। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे देश के अंदर होता है। मगर तो देखा ये जा रहा है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो आप खुद देख लिया, फिलहाल की बात है मणिपुर के अंदर 300 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया।
किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया ये नहीं है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की आप बात करते हो, यहाँ पे हर दिन हर आए दिन मुसलमानों को कभी गौ रक्षक के इस पे गाय की तस्करी के नाम पे, कभी JSR नहीं बोला उसके नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं। रिलीजियस क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हो, मुसलमानों को तो आपने पॉलिटिकली एकदम गुली कर दिया ना। आपके पास कोई MLA मुसलमान है ना MP, और पहली मर्तबा कैबिनेट ऐसा हो गया कि जिसके अंदर एक भी मुसलमान मिनिस्टर भी नहीं है। तो क्या इक्वालिटी, राइट्स, ये सबको आप तो खत्म कर दिया, लेकिन आप वहां पर जाकर बोलते हो कि नहीं हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, बड़ा हम सबको सब अलाउड करते हैं बोलने का। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि आप वहां गए, आपने जो बोला आपको वहां पे बात करना चाहिए था मणिपुर के बारे में भी। बराक ओबामा जो अर्लियर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में साफ से कहा कि यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, एथनिक माइनॉरिटीज के खिलाफ गलत व्यवहार हो रहा है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो यहां पर देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी, जो इंडिया के लिए सही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, अगर मैं उनसे मिलता तो सबसे पहले मैं उनसे कन्वर्सेशन में ये वाली बात कहता। तो अगर इतना बड़ा एक्स प्रेसिडेंट बोल रहा है, मतलब कुछ तो देश के अंदर ऐसा हो रहा है। आप देखिए एक्सप्रेशन का है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप बात करते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कितने जर्नलिस्ट ने आपकी तरह श्वेता जी कुछ भी लिख दिया, उनको उठा के आपने जेलों के अंदर भर दिया। जुनैद नसीर जैसे लोगों का अगर गांव के नाम के ऊपर हत्या कर दी जाती है, उनको किडनैप करके, प्रधानमंत्री जी तो खामोश बैठते हैं। अरे यही नहीं, कितने इनके लोग भाजपा के RSS के लोग आए दिन मुसलमानों के खिलाफ धर्म सांसद के नाम के ऊपर बेबुनियाद बातें करते रहते हैं कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। तो क्या ये थ्रेट्स रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो इसके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था ना कि हाँ मैं हिंदुस्तान में भी जाके बोलूंगा इसके बारे में कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री ने इन तमाम किसी बातों का जवाब नहीं दिया। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री पहली बार तो नहीं, और भी लोग गए, पहले भी प्रधानमंत्री जा चुके हैं, का इस्तेकबाल इसी तरह हुआ है। मगर हमने जो देखा हमको खुद को अच्छा नहीं लगा। वहां गाड़ियां घूम रही है, उस पर लिखा हुआ है LED, आप तो वहीं है श्वेता जी, आप तो खुद देख सकती है कि LED के ऊपर लिखा हुआ है कि ए जॉर्डन प्लीज आस्क, ए बाइडेन प्लीज आस्क प्रधानमंत्री मोदी। बारिश पठान जी, देखिए ओवैसी जी का भी मैं सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि वो भारत के बाहर जाकर भारत के विरोध की बात नहीं करते हैं। चाहे उनसे पाकिस्तानी क्यों ना पूछ लें कि पाकिस्तानी मुसलमान क्या हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो अपना सीधे शब्दों में कसाब तक की बात पाकिस्तानियों के सामने कर देते हैं। इसीलिए उस चीज का मैं इस चीज के लिए कह रही हूँ कि ये जो लोग आज बस लेकर चल रहे हैं, वो लोग मनमोहन सिंह के समय भी उतना ही विरोध करते थे। वो देश का विरोध होता था, वो देश का विरोध होता था सर। वो बस वाली बात आप छोड़ दीजिए, वो चीजें ना दिल को चुभती हैं जब आप देखते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं और वो जमाने से कर रहे हैं। वो छोड़ दें हम, लेकिन बाकी विरोध की बात हम जरूर कर सकते हैं, उन सवालों की बात हम जरूर कर सकते हैं। विवेक काटजू भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक काटजू जी, बराक ओबामा का ये स्टेटमेंट अमेरिका की क्या एक हम इस हिसाब से समझ सकते हैं कि एक पूर्व राष्ट्रपति जिनकी आवाज आज भी मजबूत है, न केवल अमेरिका में बल्कि समूचे विश्व में उसको अहमियत दी जाती है, उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? और साथ में मैं आपसे ये भी पूछ रही हूं कि जब नहीं आना सुनने के लिए तालियां बजी, वहां पर लोग उठ कर आए, हाथ मिलाने के लिए आए, सेल्फीज खिंचवाने के लिए आए, बहुत ज्यादा प्रेम दिखा, लेकिन साथ में एक ऐसा हिस्सा था, एक ऐसा धड़ा था जो नहीं आया सुनने के लिए। इसे किस हिसाब से हम देखें भारत के लिहाज से? देखिए, अब एक अंतर्राष्ट्रीय लिबरल ओपिनियन है जिसको ओबामा जी भी मानते हैं, वो मोदी सरकार की कुछ नीतियों पर से आपत्ति करती है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है। मोदी सरकार ने उसको नजरअंदाज किया है, बाइडेन सरकार ने भी उसको बहुत हद तक नजरअंदाज किया। क्यों? और ये एक महत्वपूर्ण बात है समझने की कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, जैसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ते होते हैं देशों के, वो हितों के आधार पे चलते हैं। आज के दिन अमेरिका और भारत के हित सामरिक और आर्थिक मिलते हैं, शख्सियत की बात नहीं है। पहले क्या पाकिस्तान डिक्टेटरशिप नहीं थी जब अमेरिका पाकिस्तान को गले लगाता था? तो जरूर, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी हमसे इत्तेफाक नहीं रखता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय का हो, लिबरल समुदाय का हो या भारतीय समुदाय का। विवेक जी, हम आपसे उससे विस्तार से सरकार विश्लेषण को करेंगे और मृत्युंजय जी बातचीत आपको भी करनी थोड़ी देर के चाहिए। लिए मैं बस गुजारिश करूंगी, इंतजार कीजिए। मालूम है आप बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे, विपक्षी एकता का पूरा मोर्चा बिहार से ही संभाला जा रहा है, लेकिन हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अश्विनी जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा चल रहा है, जिस तरह की बातचीत यहां पर चल रही है, आज भी कई ऐसी मीटिंग्स उनकी शेड्यूल्ड हैं जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि निवेश के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, व्यवसाय के लिहाज से भी भारत के हाथ कुछ और मजबूत होंगे। अभी तक जिस तरह की मुलाकातें हुई हैं, अभी तक जिस तरह का उनका स्पीच हुआ है, अभी तक माफ कीजिएगा, अभी तक जिस तरह से जो बाइडेन के साथ उनकी दोस्ती पूरे दिन दिखी है, 5-6 संबोधन कल उन्होंने कर दिए, कैसे आंक रहे हैं इस समय आप इस पूरे दौरे को? यूएस और इंडिया के बीच में ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 9 वर्षों की जिस तरह की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को एक फोकस में लाए, जिस तरह से भारत एक टेक्नोलॉजी के डेवलपर की तरह उभरा है, इन सब चीज़ों पर आधारित है। और बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है जिस तरह से आज यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एड्रेस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनमें से एक समझौता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर दुनिया की आज फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री होती है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि दूसरी सारी इंडस्ट्रीज को फीड करती है। आज अगर ऑटोमोबाइल, कार इंडस्ट्री देखें, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग देखें, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग देखें, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर चाहिए ही चाहिए। इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण आज एक डिसाइसिव चेंज आया है, वो हम सबके लिए जानने के योग्य है। सबसे पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का वो अप्रूव हुआ। सेकेंड, अप्लाइड मटेरियल्स जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बनाती है, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम में आता है, उसका इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ। और तीसरा, लैम रिसर्च जो कि ट्रेनिंग के लिए बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम्स होते हैं, उनको भारत में 60,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए उपयोग में लाएगा। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण फैसले हैं और इन तीनों के कारण हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो कि एक नई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट पे आई है। श्वेता, क्या एक देश के तौर पर हम मौजूदा डिस्पेंसेशन की बातों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, या फिर बराक ओबामा जिनके साथ प्रधानमंत्री की दोस्ती भी अच्छी रही और बराक ओबामा ने इंटरव्यू देते हुए इसका जिक्र करते हुए अपनी टिप्पणी की थी, उसको भी हम अहमियत दे रहे हैं? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने एड्रेस में बोला था, डेमोक्रेसी इज अ कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियाज। अलग अलग आइडियाज रहेंगे, अलग अलग विचारधाराएं रहेंगी, अलग अलग विचार रहेंगे। इन सब विचारधाराओं के सम्मेलन से ही एक डेमोक्रेसी बनती है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर हर तरह के विचारों को हमें साथ रखना चाहिए। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए, आज हमारे राष्ट्रीय हित में जिस तरह के फैसले लिए गए, उन फैसलों से हिंदुस्तान की डायरेक्शन चेंज होती है, उनसे भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ होती है। उन सब फैसलों पर फोकस करना चाहिए। सेमीकंडक्टर का फैसला हो, टेलीकॉम का फैसला हो, स्पेस टेक्नोलॉजीज का फैसला हो, क्रिटिकल मिनरल्स का फैसला हो, ये सारे ऐसे फैसले हैं जिससे कि नींव बनती है किसी देश की इकोनॉमी की। उन पे भी हमें बहुत क्लियर फोकस रखना चाहिए। श्वेता जी। अश्विनी जी, 10 साल यूपीए का कार्यकाल, उसमें मनमोहन सिंह जी कई दफा अमेरिका दौरे पर गए, उनका भी एक स्टेट विजिट था। आप यूपीए के उस 10 साल के कार्यकाल को अमेरिका के रिश्तों के हिसाब से और अपने 9 साल के कार्यकाल को अमेरिका से रिश्तों के लिहाज से आप क्यों ऐसा समझते हैं कि इन 9 सालों में वो हुआ जिसकी नींव 10 साल में नहीं रखी गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है और मैं इसको क्लियरली एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, दो देशों के बीच में रिलेशनशिप किन चीजों से डिफाइन होती है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट से डिफाइन होनी चाहिए, म्यूचुअल स्ट्रेंथ से डिफाइन होनी चाहिए, पार्टनरशिप ऑफ इक्वल से डिफाइन होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो परिवर्तन आया है पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के जॉइंट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से,
फोकस शिफ्ट हुआ किस चीज़ से? फोकस शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, वो एक अलग तरह की अनइक्वल्स की रिलेशनशिप वाली बात थी। एवोल्यूशन जो हुआ है वो एवोल्यूशन ये हुआ है कि आज पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स है, एक साथ मिलके टेक्नोलॉजी डेवलप करने की, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ यूज़ करने की है। जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम में हिंदुस्तान का जो डेवलप किया हुआ 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक है उसको यूएस ने इवेल्युएट किया, और आज टेलीकॉम में जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी होती है उसको ओपन रैन बोलते हैं, उसको एक साथ डेवलप करने का फैसला हुआ। ये जो चेंज इन माइंडसेट है, ये चेंज इन माइंडसेट तब आता है जब फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है, जब फॉरेन पॉलिसी में एक लॉजिकल वे में काम किया जाता है, जब टेक्नोलॉजी में एक इस तरह का लेवल पहुंचता है किसी देश का जिसमें वो डेवलपर की तरह देखा जाता है। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी हमसे बातचीत करने के लिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अब पूर्णिमा नाथ जो कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन मैं आपके पास इस समय पहले आऊंगी। दिन तो व्यस्त रहा होगा, सभी विपक्षी पार्टियों के साथ तालमेल किस तरीके से बनाया जाए, रखा जाए, बिहार में अलख जगाने की ये कोशिश की गई है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच प्रधानमंत्री को सुन पाए आप अमेरिका से? जी देखिए श्वेता जी, आप तो वहां अमेरिका में, हम लोग भी 3 बजे रात में ये सुने थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, बहुत शौक से सुन रही थी देश की जनता। भाषण में तो कोई जोड़ है नहीं, लेकिन जिस गरीबों के थाली में राशन नहीं है, गरीबों का थाली खाली है, उनकी अगर चिंता करते तो ज्यादा 140 करोड़ देशवासियों को ये भाषण भी अच्छा लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान मतलब देश का सम्मान, भारत का सम्मान, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। इस बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है, ये बोलने में परहेज नहीं है। लेकिन ये तकलीफ तब होती है श्वेता जी, जब इस सम्मान को बीजेपी सोचते हैं ये हमारा सम्मान है, ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है। अरे 9 वर्षों में ही नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान नहीं दिला दिए हिंदुस्तान को। 2005 में इसी अमेरिका में वीजा रद्द किया था। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी के साथ झूला भी झूले थे, देश की जनता ने देखा था। फिर चीन ने क्या किया हिंदुस्तान में, ये भी जनता ने देखा। ये सब एक पार्ट है। हिंदुस्तान जिस शान के साथ आजादी के बाद अपने विश्व में डंका बजाता रहा है, वो डंका बजता रहेगा, चाहे देश में सत्ता किसी की रहे श्वेता जी। लेकिन यहां लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। देश में जो हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, हम दो हमारे दो की ही चिंता है। इस पर सवाल तो विपक्ष खड़े करेगा। और जो आज बिहार में ऐतिहासिक बैठक हुई, गैर भाजपा विपक्षी दलों के तमाम नेताओं का महाजुटान हुआ और महा ऐलान हुआ कि हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे। और आज से ही भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब अगले बैठक में और कुछ रणनीति बनेगी, लेकिन इतना तो तय हो गया कि 37%, 37% वोट ही बीजेपी को मिला था। आज पूरा जितना विपक्ष का वोट था सब एकजुट होगा तो भाजपा का अता पता नहीं रहेगा 24 में। चलिए, विपक्षी एकता पर अलग चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी पूर्णिमा जी से मैं एक सवाल पूछ लेती हूं, चूंकि जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। पूर्णिमा जी, इस समय भारत को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है या अमेरिका को भारत की, यानी बाइडेन को मोदी की ज्यादा जरूरत? ये जो पूरा दौरा हुआ है, जो स्टेट विजिट है जिसका अंतिम दिन आज चल रहा है यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है इसे देखकर? थैंक यू सो मच। मैं सुन रही थी जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी कि मोदी जी के जो करिश्मा है, जो एबिलिटी है, और जो जिस तरह की इंडिया को यहाँ तक पहुंचा है, वो ऑपोजिशन को इतना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे देख के बहुत बड़ा हंसी आती है। और एट द सेम टाइम, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स द लेटर। बाइडेन को मोदी की जरूरत है।
मैं आपको बताती हूँ क्यों। दो रीजन मेजरली। एक है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी $130 बिलियन यूक्रेन वॉर के लिए भेज चुका है। और सेकंड, यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द कोविड, यू सॉ मैसिव लॉकडाउन हुआ है, कितने सारे millions of people died just in United States. It was a massive chaos. It was not handled well at all. And fear जो था और जिसमें हमें टेरराइज किया है कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस करो और वैक्सीन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। अभी we are getting a different kind of reports. So United States का inflation is hurting the middle class and lower class. On top of it, recession is looming. Literally, it's coming. If that happens, if we don't turn it around, recession is inevitable. On the contrary, India inflation manage बहुत अच्छा किया है। रिसेशन की कोई चिंता नहीं है। इंडिया की जो ग्रोथ है, द फोरकास्ट इज ऑलरेडी मैं चूंकि यहाँ वॉशिंगटन में खड़ी हूँ, मैं तस्वीरें नहीं देख पा रही हूँ अपने तमाम गेस्ट्स का चेहरा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस समय आलोक जी, वारिस पठान जी और मृत्युंजय जी तीनों अपना सर हिला रहे होंगे। इसीलिए पहले मैं गौरव जी आपसे मैं जवाब मैं उत्तर देना चाहूंगा। आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, एक एक कर अगर आप उनका जवाब देना चाहते हैं। जी श्वेता जी, सह सम्मान एक बात कहूंगा, आज जो आरोप लगे हैं उनका उत्तर ना देते हुए कुछ अच्छी बातें, क्योंकि हमारा देश गौरवान्वित हुआ है, वो मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, आपको एक बात समझनी होगी, मोदी जी ने कहा कि चाहे अमेरिका हो और चाहे भारत हो, दोनों लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी। और आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कुछ सांसद वहां ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार किया। तो श्वेता जी, क्या ये नहीं दिखाता कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है और जो भारत की डेमोक्रेसी है, जो विचारधारा है, कितनी मजबूत है। अमेरिका ने स्थान दिया, उनको फिर भी न्योता दिया, वो नहीं आए। ये लोकतंत्र है, वो विरोध कर सकते हैं। और मोदी जी ने सम्मान किया कि वो गए और सबको संबोधित किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये चीन में संभव नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा था कि मोदी इज द बॉस, और उस वक्त जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अब विपक्ष में है, वो भी बैठे थे। ये दिखाता है लोकतंत्र की ताकत। दूसरा, देखिए, मोदी जी लकीर को लंबा करते हैं और मुझे बड़ा दुख होता है कि इतिहास गवाह है कि इससे पहले कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री कांग्रेस को 2 बार संबोधित नहीं किया है, ये केवल मोदी जी ने किया है। तो ये विपक्ष लगा रहता है कि लकीर को छोटा करे, लेकिन मैं उनको बता दूं, ये लकीर छोटी होने वाली नहीं है और बड़ी होगी, क्योंकि ये भारत की लकीर है। तीसरा, आपने ओबामा जी की बात करी, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ओबामा जी को एक बात जाननी होगी, वो माइनॉरिटी की बात करते हैं। तो एक जमाना था शाहबानो का, जब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था, मुस्लिम महिलाओं को हक मिला और उसको पलट दिया राजीव गांधी ने। अब ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया है मोदी जी ने। तो ओबामा जी को जानना होगा कि कब माइनॉरिटी ज्यादा सुरक्षित था, मजबूत था। और ओबामा जी का वो भी कमेंट मुझे याद आ रहा है जिसपे उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी उस छात्र की तरह है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नंबर नहीं आ पाते हैं। कहना चाह रहे थे मंद बुद्धि हैं। या मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि मनमोहन सिंह जी को गांधी परिवार नहीं चाहता है कि वो ठोस निर्णय ले सके, उन्हें दबा के रखता है। अगर ये बात मान रहे हैं तो वो भी मान लीजिए। और अंत करूंगा AIMIM पे भी कुछ कह के। AIMIM को तो ये बात पता होनी चाहिए और सबको बताना चाहिए, आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं उनका बयान है 15 करोड़ हम मुसलमान हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। और आज जो CA की बात करी है ओवैसी जी ने, CA का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय पे तो विश्वास करो, केवल मुसलमान करते ठीक है गौरव जी, हम एक एक करके इसका जवाब लेते हैं। बात पे और क्योंकि फिर समय के अनुसार सबको थोड़ा थोड़ा अपना वक्त जरूर मिल जाए। जरूर नहीं, जरूर जी श्वेता जी। हेलो
जी आलोक जी, आप अपनी बात कह रहे थे, आप बताइए क्या आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर यहाँ पर इतना सम्मान उन्हें किया जा रहा है, भारत का सम्मान हो रहा है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो गौरव जी कह रहे हैं? देखिए मुझे लगता है बीजेपी का एजेंडा है और बहुत लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह की विचारधारा से नहीं प्रेरित रहेंगे। लकीर लंबी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को जितना कोसा है शायद उतना किसी ने नहीं कोसा होगा। अभी मुझसे पूर्व वक्ता मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। अरे भाई पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स तो दुनिया की होती हैं, पार्टनरशिप ऑफ अप एंड डाउन्स की, लोअर एंड अपर की होती है, तब मजा आता है। जब आप कहते हैं कि पहले तो 2014 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ईरान के विषय को लेकर और उसके बावजूद न्यूक्लियर 1, 2, 3 डील हुई, तो वो डील एक ऐसी डील थी जिसने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए इन्वेस्टिगेशन के रास्ते खोल दिए थे। फिर बात आई फॉरेन पॉलिसी की, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, यही जो बाइडेन थे। अरे यार छोड़ो ना यार, आपका बुद्धि का लेवल आपका पता चल रहा है। सुनिए शांति से, नमस्ते ट्रंप अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं और हाउडी मोदी करते हैं तो स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री के बुद्धि के स्तर का इस बात से पता चलता है कि कौन से प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गौरव जी बीच में रोकेंगे तो मैं सख्त टिप्पणी करूंगा। फॉरेन पॉलिसी के मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी। फॉरेन पॉलिसी में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेपाल को दूर कर दिया। हम सवाल उठाएंगे वहां पर जाकर गांधी जी को माला पहनाना, फूल चढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन उनके नेता यहाँ पर गोडसे की पूजा और मूर्ति और मंदिर बनाने की बात करते हैं, उस पर मोदी जी खामोश रहते हैं। इलेक्शन है वहां पर अगले साल यूएसए के अंदर, 4.25 करोड़ भारतीय हैं। इलेक्शन कैंपेन का आखिरी ईयर है। अभी 1.5 पेज का जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो बाइडेन साहब ने राहुल गांधी जब चुनाव लड़ा था, और अगर इतना सम्मान मोदी जी का था, एक मिनट रुकिए ना भाई, देखिए गलत बात है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। श्वेता जी रोकिए, राष्ट्रगान पे खड़े ही श्वेता जी गलत बात है, इनको रोकिए जरा, गलत बात है इनको। देखिए यहाँ से गलत तरीका है, 10 सेकंड का लैग मुझे लगता है। सवाल पूछो ना, जब आपने सवाल पूछा करूंगी, एक एक करके कर लीजिए, सबको समय मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को अपनी बात रखने का समय अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए। गौरव जी आपको भी समय मिलेगा, आप जवाब दे लीजिएगा उनको। चाहूंगा आलोक जी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए अपनी बात को। श्वेता जी मैं केवल कहना चाहूंगा, मोदी जी का अगर इतना ही सम्मान था तो 2 साल तक एम्बेसडर नहीं था हिंदुस्तान में, 2-2 साल की वीजा की डेट मिल रही थी। आज पंडित नेहरू को हमें सर झुकाकर नमन करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाया गया इसरो और HAL दोनों संस्थाएं अमेरिका से आज डील कर रही हैं, संधियां कर रही हैं। 200 जहाज बनाने का भी अभी थोड़े दिन पहले इवेंट मैनेजमेंट हुआ था। हम पंडित नेहरू को आज सर झुकाकर नमन करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। वहां यूक्रेन और रशिया की बात करा है मोदी जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 17,000 बच्चे जो यूक्रेन से आए थे उनका मैंने क्या किया अपने देश के अंदर, जो तीसरे साल में थे, दूसरे साल में थे, उनका भविष्य चौपट कर दिया। उसके बाद में नहीं बात करेंगे। मणिपुर में जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो अभी गौरव जी मैं आखिर में आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक बार वारिस पठान से मैं ये जरूर जान लेना चाहती हूँ, क्या आपकी जो माइनॉरिटी का राज है आपका वो सिलेक्टिव है? जो बात अगर गौरव भाटिया आपसे पूछ रहे हैं उस बात का आप उत्तर दें कि आप लोगों को केवल एक मामले में ही वो सिलेक्टिव माइनॉरिटी नजर आते हैं, बाकी समय में नहीं। नहीं, हम तो पूरे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पिछड़े हुए वर्ग की बात कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों की, और माइनॉरिटी की बात करेंगे। हम नहीं करेंगे तो लोग कौन करेगा? मगर यहाँ पर सवाल ये है कि वहां पर मोदी जी ने कहा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो हमने कहा CAA क्या था? CAA तो रिलीजियस बुनियाद के ऊपर ही तो बनाया गया था, तो क्या वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? अभी कुछ ही घंटों पहले वहां पर मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने कहा हमारे यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उन्हीं के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने क्या कहा? अभी मुसलमानों का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुसलमानों को कहा हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे हुसैन ओबामा आपके नाम है। मैं पूछना चाहूंगा क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? ये हिपोक्रेसी होती है ना श्वेता जी, यहाँ पर हो रहा कुछ है, आप
पर जाकर बोल रहे हैं कुछ और है, तो ये कब तक चलेगा? क्यों जवाब नहीं देते? वहां के लोगों ने भी तो सवाल किया ना, 9 साल में 2 सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री की ने, वो भी बराबर इससे नहीं बोल सके। गौरव भाटिया बैठ के चले गए 15 करोड़ 20 करोड़। भाटिया जी, हमारे देश की इज्जत का सवाल है। देखिए, मेरा मोदी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मेरा बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर जब देश की इज्जत की बात आ गई तो हम सब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे देश के, क्योंकि हमको संविधान बचाना है, संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखते हैं। मगर बीजेपी के प्रवक्ता लोग पूरे देश को डुबाने के चक्कर में, बताइए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि हुसैन ओबामा बहुत सारे यहां पर पड़े हुए हैं, उनको भी दिखाना पड़ेगा? ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो क्या मैं पूछना चाहूंगा, गौरव भाटिया के ऑफिशियल स्टैंड है आपकी पार्टी का, जो हेमंत बिस्वा ने कहा, प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे ये कहा कि हमारा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए बीजेपी की करनी और कतनी में जमीन आसमान का फर्क है श्वेता जी। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। मोदी जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, मगर मॉब लिंचिंग पे मॉब लिंचिंग करे जा रहे हैं मुसलमानों की, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जुनैद नसीर का हत्यारा आज भी बाहर घूम रहा है। मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को इस समय अगर इस दौरे से 2 चीजों का इंतजार है, तो एक ये कि देश को क्या सम्मान मिल रहा है, देश को क्या मिल रहा है। लेकिन गौरव जी, आप अपनी बात, आप जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब जल्दी से दे लें जो आप बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मैं श्वेता जी सकारात्मक बात करूंगा। आपने एक बात पूछी थी कि किस देश को दूसरे की जरूरत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा, मोदी जी ने एक डिप्लोमेसी दिखाई है, विन विन डिप्लोमेसी। आज भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, और यहां पे ये नहीं कहा जा सकता है कि एक देश को दूसरे देश की जरूरत है, बल्कि एक दूसरे को वो पूरा करते हैं, सशक्तिकरण करते हैं, और ये दिखाता है हमारे संबंध कितने मजबूत हैं। मैं केवल एक बात जरूर कहूंगा, बार बार बोला जा रहा था कि हिपोक्रेसी, वारिस पठान, अरे हिपोक्रेसी ये होती है, ओवैसी जी जिस संविधान की शपथ लेते हैं श्वेता जी, उसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, अनुच्छेद 44, उसी का विरोध कर देते हैं। हिपोक्रेसी ये होती है, जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी को तार तार करते हैं जब कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। केवल मुसलमान 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 करते हो, कभी मुंह से भारत 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 भी तो करो। जैसे मुसलमान हमारे भाई हैं, वैसे ही हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हमारे भाई हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए एक चीज और बता दूं, ये कह रहे हैं वो 17,000 जो छात्र यूक्रेन और रूस से आए उनके एडमिशन का क्या हुआ? अरे पहले तो 23,000 छात्र आए, उनकी जान बचाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उन्हें अपना बच्चा मानते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की लगड़ी लूली सरकार नहीं है कि जो छोड़ दे उनके हाल पर और केवल गांधी परिवार का महिमामंडन करे। ये बात याद रखना। और इतना ही कहूंगा, आज वो पल है जब आपको इस बात पे फक्र होना चाहिए कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। कांग्रेस पार्टी का वजूद शून्य है अगर आप भारत की खुशी में अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकते। मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी कांग्रेस के प्रति बीजेपी के प्रवक्ता का द्वेष है, वो एक बार भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी 8 बार जब यूएसए में गए थे तो वहां से क्या मिला। ने तो कहा था एक बार तो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ था, हो गया। इस सवाल लेकिन 8 बार, अरे भाई, राहुल गांधी जी देश के ना प्रधानमंत्री हैं, ना राहुल गांधी जी सांसद हैं, और मोदी जी ने जिस तरह से विदेश नीति का Mr. Modi, welcome back to the White House. There have been even more momentous development in another AI, America and India.